हेलो दोस्तों, हम एयर पोल्यूशन के बारे में देख रहे थे। कुछ पोल्यूटेंट्स पढ़े थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज देखेंगे जी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर के साथ दो ऑक्सीजन, डाई का मतलब दो, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। इट इज ए गैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बर्निंग ऑफ कोल। कोयले को जलाएंगे जब तो SO2 जनरेट होता है, मतलब कोयले में सल्फर है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SO2 बनाया। विच इज द मेन सोर्स ऑफ फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट्स। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है भी कोयले के बढ़ने जलने से जो आपका थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसमें CO2 के अलावा और कौन कौन से पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। तो आपने ये सल्फर वाला जरूर याद रखना है कि कोयले में सल्फर भी होता है। कोल कंटेन्स सल्फर, सो इट प्रोड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर ऑन बर्निंग। ठीक है जी। सम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस सच एज स्मेल्टिंग ऑफ मेटल्स। मेटल को जब हम पिघलाकर धातु में से ना हम उसको निकालते हैं, मिश्र धातु में से, या जो ओर होती है कच्ची धातु में से मेन धातु निकालते हैं, तब भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी ये SO2 निकलती है। एंड प्रोडक्शन ऑफ पेपर, पेपर की प्रोडक्शन में भी आल्सो प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। ये बातें आपने याद रख लेनी है। स्मेल्टिंग ऑफ मेटल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ पेपर्स, सिंपली इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी SO2 निकलती है। इट इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग। जो स्मॉग बनती है उसका भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। स्मॉग आगे हम पढ़ेंगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी इसका एक कंट्रीब्यूटर है। एसिड रेन भी बनती है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, ऑन रिएक्टिंग विद वाटर SO2 प्रोड्यूसेस सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है पानी के साथ रिएक्ट करके। SO2 निकला, किसी भी सोर्स एटमॉस्फेयर में पानी के साथ रिएक्ट किया, सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया। ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड कैन कॉज लंग डिजीजेस। तो जब हम इनहेल करते हैं सांस के द्वारा तो हमारे फेफड़ों को भी हानि पहुंचाते हैं। ठीक है जी। आगे बात करेंगे स्मॉग। स्मॉग क्या है? स्मोक प्लस फॉग, एक कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स स्मॉग, फॉग एंड स्मोक। स्मोक हो गया धुआं और फॉग हो गया धुंध। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को से क्या बन जाता है? स्मॉग। स्मॉग इज ए कंडीशन ऑफ फॉग दैट हैड सूट और स्मोक इन इट। धुंध पड़ी है, उसमें धुआं भी मिल गया, तो क्या बन गया? स्मॉग। द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग कैसे बनती है? फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटो सूरज की किरणें, फिर कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ तो स्मॉग बन गया। इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ सनलाइट विद सर्टेन केमिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। सूरज की किरणें क्या करती है? पड़ती है, कुछ केमिकल है एटमॉस्फेयर में, उनके ऊपर पड़ी तो स्मॉग बन गई। तो ये भी एक प्रकार की स्मॉग है, फोटोकेमिकल स्मॉग। सिंपल फॉग के अंदर स्मोक मिक्स हो गया, वो भी है स्मॉग। ये है फोटोकेमिकल स्मॉग, जो कि सूरज की किरणों से बनती है। क्या होता है? वन मेन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग इज ओजोन। एक कंपोनेंट है ओजोन। ठीक है जी। ये पेपर में आया हुआ है, इसी साल के मेंस में आया हुआ है, ये कैसे बनती है फोटोकेमिकल स्मॉग। This ground level ozone is formed when oxides of nitrogen interact with volatile organic compounds in the presence of sunlight. ठीक है जी। कल दोबारा होगी। जो कुछ हमारी कुछ volatile organic compounds होते हैं, ठीक, तो सनलाइट की प्रेजेंट में जब ये नाइट्रोजन के साथ, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे? ओजोन। ठीक, मतलब ओजोन से बना स्मोग। अब ओजोन कैसे बनी है? दिस ग्राउंड लेवल ओजोन इज फॉर्म्ड व्हेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NO2, NO3 वगैरह
इंटरेक्ट विद वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये लाइन याद रखनी है आपने। तब क्या बनता है? ओजोन। ठीक है जी। मेन सोर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज वेहिकुलर एमिशन। और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड का सोर्स क्या है? वेहिकुलर एमिशन। ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड द सोर्स ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOCs, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो वोलेटाइल होते हैं, जनरली मीन वेपर वगैरह बन जाते हैं। ये कहां से आते हैं? पेंट में से, सॉल्वेंट में से, प्रिंटिंग इंक में से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड वेहिकुलर एमिशंस में से। ठीक है जी, इन सब से आते हैं। तो मेन है वेहिकुलर एमिशन, हमारे वाहनों से निकला हुआ धुआं, उससे VOC भी आया, उससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी आए, तो ये आपस में मिले और क्या बना दिया? ओजोन। ठीक है जी। जो स्मॉग है, स्मॉग प्लस फॉग रेफर्स टू हेजी एयर। हेजी एयर मतलब जब हमें धुंधला दिखाई देता है, आसमान साफ नहीं है। स्मॉग कॉजेस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक, सांस लेने में कठिनाई हो गई। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर वेपर विथ वेरियस गैसेस एंड डस्ट। ठीक है ना। तो जो हमारी ये अभी हमने जितनी गैसेस वगैरह डिस्कस की, उनका कॉम्बिनेशन डस्ट और वाटर वेपर इकट्ठा मिलकर क्या बना दिया? स्मॉग। फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग इंक्लूड, कि कौन कौन सी कंडीशंस है? हैवी ट्रैफिक हो, हाई टेम्परेचर हो, काम वाइंड हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, और जो हमारी हवा है वो अधिक न चल रही हो, शांत हो, ताकि जो हेज है वो वहीं रहे। अगर हवा चले तो फिर हेज उड़ जाएगी, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फेवरेबल कंडीशंस कौन कौन सी है स्मोक के फॉर्मेशन की? हैवी ट्रैफिक हो ताकि एग्जॉस्ट वगैरह गैसेस वगैरह निकले, हाई टेम्परेचर हो, और वाइंड्स क्या हो? काम हो। इन विंटर ड्यू टू लो वाइंड स्पीड, सर्दियों में क्या होता है? कम हवा चलती है, कम गति से चलती है। द स्मॉग स्टैग्नेट नियर द ग्राउंड, तो ग्राउंड के आसपास स्टैग्नेट रहती है और वो इधर उधर बिखरती नहीं है। एज ए रिजल्ट पोल्यूशन लेवल्स कैन इंक्रीज नियर ग्राउंड लेवल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है प्री में भी कि स्मॉग वगैरह विंटर में अधिक होती है या समर में? ये विंटर में अधिक होती है। विंटर में धुंध भी पड़ती है और हवाएं भी अधिक नहीं चलती। अच्छा जी। स्मोक पार्टिकल्स इन द फॉग गिव्स इट ए येलो ब्लैक कलर। तो इसके अंदर जो स्मोक पार्टिकल है वो उसको पीला सा थोड़ा थोड़ा डार्क कलर देते हैं। तो सिंपल कह दे, इसका पीला और काला सा कलर किसके कारण होता है? धुएं के कारण। एंड फॉर मैनी डेज दिस स्मोक रिमेन सेटल्ड ओवर द सिटीज। काफी समय तक रहती है ऐसे ही। अच्छा जी, ठीक है जी। तो थोड़ा आप रिवाइज कर लेना। ओजोन, वाटर वेपर, स्मोक। ठीक है। अब ओजोन कैसे बनी? नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्लस VOC के रिएक्शन से। तो ये सब क्या है? एटमॉस्फेयर को हेजी सा बना देती है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं कि इफेक्ट। इसके क्या इफेक्ट होते हैं हमारे ऊपर? इट हैम्पर्स विजिबिलिटी, दिखना थोड़ा कम हो जाता है। एंड हार्म्स द एनवायरमेंट, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है। सांस लेते हैं, हमारे अंदर जाते हैं, लंग्स को इफेक्ट करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करती है। एंड इवन लीड टू डेथ ड्यू टू लंग डिजीज। ठीक है ना। इतने हमारे फेफड़े की हानि हो जाती है कि डेथ तक भी हो सकती है। हैवी स्मोक कैन ब्लॉक सनलाइट, सनलाइट को ब्लॉक कर दिया। अब हमें सनलाइट ही नहीं मिली तो फिर क्या होगा? एंड रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल विटामिन डी। तो हमारे शरीर में विटामिन डी की प्रोडक्शन के लिए हमको क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। तो यहाँ भी गड़बड़ होगी, विटामिन डी की प्रोडक्शन नहीं होगी ढंग से। दिस कैन लीड टू वीकनिंग ऑफ बोन्स, इससे हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। हम जानते हैं कि विटामिन डी किसके लिए जरूरी है? हड्डियों की मजबूती के लिए। आगे बात करते हैं जी इनडोर एयर पोल्यूशन की। ये भी एक नई समस्या आ रही है। इनडोर एयर पोल्यूशन, हमारे घर के कमरे बंद रहते हैं और इसमें अंदर में कई प्रकार के पोल्यूशन
पोल्यूटेंट जनरेट हो जाते हैं। वी ऑफन फील सफोकेशन इनसाइड आवर रूम्स और होम, हमें घुटन सी फील होती है। क्यों? ड्यू टू इम्प्रॉपर वेंटिलेशन, हवा ढंग से क्रॉस नहीं होती, वेंटिलेशन नहीं है, जो अंदर की हवा है वो वहीं रह जा रही है। कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स बिकम मोर, जो पोल्यूटेंट है वो बिखर नहीं रहे, वहीं कंसंट्रेट हो जा रहे हैं। इन कंट्रास्ट टू पॉपुलर बिलीफ, जैसा कि हमारी धारणा है कि शायद शहरों में अधिक होगी ये प्रॉब्लम इंडोर एयर पोल्यूशन वाली, नहीं। इट इज द रूरल एरियाज दैट फेस द ग्रेटेस्ट थ्रेट फ्रॉम इंडोर पोल्यूशन देन अर्बन एरियाज। ये क्वेश्चन आ जाएगा प्री में, इंडोर एयर पोल्यूशन रूरल में ज्यादा है या अर्बन में? तो ये गांवों में, रूरल एरियाज में ज्यादा है। इन रूरल एरियाज people rely on traditional fuels such as cow dung, firewood and charcoal for cooking and heating। तो वो अंगीठी वगैरह जलाते हैं, चारकोल जलाते हैं, गाय के गोबर से बने उपले काउ डंग, है ना, और फायरवुड लकड़ी का प्रयोग करते हैं। वहाँ जो एलपीजी वगैरह गैस जो है, जो हम शहरों में यूज करते, गाँव में कम होती है यूज से इस्तेमाल। तो उससे क्या है, अनबर्न पार्टिकल्स और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या है, पोल्यूटेंट निकलते हैं और घरों के अंदर ही रह जाते हैं काफी। तो ये याद रखना कि रूरल एरिया में इंडोर एयर पोल्यूशन की समस्या ज्यादा है देन अर्बन एरियाज। ठीक है जी। इन अर्बन एरियाज आल्सो द इंडोर एयर पोल्यूशन हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू वेरियस रीजंस। शहरों में भी ये काफी बढ़ गया है। दैट इंक्लूड इम्प्रॉपर यूज ऑफ अवेलेबल स्पेसेस, कंजेस्टेड रूम्स, क्योंकि जगह कम है, छोटे छोटे कमरे, वेंटिलेशन कम, ठीक, कंजेस्टेड रूम है वहां पर शहरों में, ये भी गड़बड़ है। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड डिवेलिंग प्लेसेस, ठीक, छोटे छोटे कमरे, वेंटिलेशन है नहीं। एज ए रिजल्ट देयर इज रिड्यूस्ड वेंटिलेशन। डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स, अब गांवों से लोग शहर में जाते हैं काम की तलाश में, रहने को ठिकाना नहीं, तो वो ऐसे ही सड़कों के किनारे या ऐसे बस्तियों में अपना घर बनाते हैं, स्लम में रहते हैं, ठीक। तो वहां जहां तो हालत और भी बहुत खराब है। इज आल्सो एसोसिएटेड विद इंडोर एयर पोल्यूशन, जहां भी इंडोर एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। अदर रीजंस इंक्लूड, कौन कौन से, द यूज ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। आजकल कई प्रकार के ना सिंथेटिक में केमिकल से बने हुए मटेरियल हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। पहले होता था ठीक है कि मिट्टी से बना लिया और गोबर उसके ऊपर पोंछ दिया, पर अब क्या है, सिंथेटिक मटेरियल यूज हो रहा है, तो ये भी पोल्यूटेंट जनरेट करता है। द यूज ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स, जैसे हमारे अपने रूम फ्रेशनर हो गए, या और भी कई प्रकार के प्रोडक्ट केमिकल्स वाले हम यूज कर रहे हैं। पेस्टिसाइड्स हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, स्प्रे हो गई, एंड अदर हाउस होल्ड केयर प्रोडक्ट्स। तो वहां के जो इनके पोल्यूटेंट है वो रूम पर ही रह जाते हैं, ठीक। आगे चलते हैं जी। सम अदर पोल्यूटेंट्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसके बारे में हमने पढ़ा कि इससे क्या बनती है, ओजोन बनती है, स्मोक फॉर्मेशन में इसका योगदान है। अब ये बीओसी क्या होते हैं देखते हैं जी। VOCs आर ए लार्ज ग्रुप ऑफ केमिकल्स, ये कोई एक केमिकल नहीं है, लार्ज ग्रुप है केमिकल्स का। दैट आर फाउंड इन मैनी प्रोडक्ट्स दैट वी यूज, ठीक, जो हम इस्तेमाल करते हैं कई प्रकार के प्रोडक्ट्स, उसमें ये पाया जाता है। द मेन इंडोर सोर्सेज आर, देखो कौन कौन से हैं, हमारे परफ्यूम्स हो गए, एयर फ्रेशनर्स हो गए, हेयर स्प्रेस हो गए, फर्नीचर पॉलिश हो गई, ग्लू गोंद वगैरह, मॉथ रिपेलेंट कीड़ों को भगाने वाले जो स्प्रे होती है, वुड प्रिजर्वेटिव्स, मॉस्किटो स्प्रेस एंड अदर प्रोडक्ट्स, इन सब में VOCs होते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्प्रे में क्या है, जो वोलेटिलिटी होती है ना, कि ये गैस बन जाते हैं, तो उसी प्रकार पे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इनमें होंगे। वैसे भी इनकी केमिकल कंपोजिशन भी ऐसी ही है। These chemicals are harmful to our health and can cause, क्या क्या कर सकते हैं, इरिटेशन ऑफ द आईज, आईज में चुभन होगी, आंखों में, नोज में, थ्रोट में, गले में चुभन हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, हेडेक,
सर बारी बारी होगा, दर्द होगा। नौसिया, तो चक्कर से आएंगे। वीकनेस ऑफ रिफ्लेक्सेस, ऐसे उदासी सी सुस्ती सी रहेगी, उतने एक्टिव नहीं होंगे हम। एंड लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन का मतलब हमारी सोच, हमारे अपने जो शरीर के हम सिग्नल देते हैं ना, उसमें मीन प्रॉब्लम आएगी। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन मीन जैसे कुछ एकदम हम कोई समस्या आई तो एकदम हमने कुछ उसका सोल्यूशन किया, पर इसमें क्या है, हमको कुछ समझ थोड़ी कम लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारा सर भारी सा रहेगा। ये है बात। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर कैन लीड टू डैमेज ऑफ लिवर। कितना अगर हमने ये हमारे ऊपर पड़े तो क्या होगा, हमारे अंदर गई तो क्या होगा, हमारा लीवर खराब हो जाएगा, हमारी किडनियां खराब हो जाएंगी, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी भी खराब हो सकते हैं। ठीक है जी। आगे बात करेंगे बायोलॉजिकल पोल्यूटर्स की। ऐसे पोल्यूटर्स सोर्स इज ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन, जिनका सोर्स क्या है, जीव जंतु। बायो का मतलब भी यही हुआ। अच्छा जी। दीज इंक्लूड्स पोलन्स, जो कण होते हैं, जैसे फूलों के ऊपर कण नहीं होते, ऐसे छोटे छोटे कण, वो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज, कहाँ से आ सकते हैं जी, प्लांट से हो सकता है, छोटे छोटे कीड़ों से हो सकते हैं, माइट्स से, एंड हेयर फ्रॉम पेट्स, जो हमारे घरेलू जानवर हैं उनके बालों से, है ना, उनके बाल भी एक हिसाब, छोटे छोटे बाल भी क्या है, पोल्यूटेंट ही हैं एक हिसाब से। वो हमारे अंदर जाएंगे, सांस के द्वारा, मुंह के द्वारा अंदर कहीं लग जाएंगे, फंस जाएंगे, हमें एलर्जी हो सकती है। ठीक है। फंगाई, ठीक है ना, एंड हेयर्स फ्रॉम फंगाई, और फ्रॉम पेट्स दूसरा है फंगाई, छोटे छोटे फफूंदी, जैसे हमारा फंगस लग जाती है ना, जब हमारा खाना सड़ रहा होता है तो वो फंगस भी इन्फेक्शन करती है। एंड अदर एनिमल्स एंड सम बैक्टीरिया आल्सो, मोस्ट ऑफ देम आर एलर्जेंस, ज्यादातर इससे क्या होती है, हमको एलर्जी हो जाती है। एंड कैन कॉज एलर्जिक डिजीजेस सच एज अस्थमा एंड हे फीवर, ठीक है ना, जैसे जुकाम वगैरह हो गया वो हे फीवर का ही है, एक रूप होते हैं जो सारे हे फीवर, अस्थमा। कहते नहीं कि धूल मिट्टी से मुझे जुकाम हो गया, तो वही है कि एलर्जी हो जाती है, फिर ऐसे फीवर हो जाता है। आगे बात आती है फॉर्मेल्डिहाइड की। देखो जी ये क्या है, इट्स सोर्स इंक्लूड का क्या क्या, कारपेट्स, हमारे ये गलीचे वगैरह, कालीन, कारपेट्स, चिपबोर्ड और लो डेंसिटी फाइबर बोर्ड, जो फाइबर के बोर्ड बने होते हैं वो बोर्ड, सिंपल बोर्ड कह लो। एंड इंसुलेशन फॉर्म से भी निकलते हैं ये। हार्मफुल इफेक्ट इंक्लूड क्या क्या है, एलर्जी हो सकती है, इरिटेशन टू आईज हो सकती है, नोज को इरिटेशन हो सकती है जी, ऐसे इनके क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स है। आगे है जी रेडन। रेडन इज ए गैस दैट इज नेचुरली एमिटेड बाय द सॉइल, तो सॉइल से नीचे मिट्टी से ये धीरे धीरे नेचुरली कुदरती रूप से निकलती रहती है, पर ये हमारे लिए वैसे इतनी हानिकारक नहीं है क्योंकि ये हवा में उड़ जाती है। पर दिक्कत कब आती है, दीज डेज आवर हाउसेस हैव पुअर वेंटिलेशन, हमारे हाउसेस में क्या है, घरों में क्या है, ढंग से हवा क्रॉस नहीं हो पाती, तो जो नीचे से आने वाली रेडन है वो वहीं रह जा रही है। सो कंसंट्रेशन ऑफ रेडन इंक्रीजेस एंड कॉज पोल्यूशन, ठीक है ना, और पोल्यूशन कर देती है। रेडन कॉजेस लंग डिसीजेस, तो अगर हम इसको इनहेल करते हैं सांस के द्वारा तो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। लंग कैंसर भी कर देती है। आगे है तंबाकू, टबैको। स्मोक ऑफ टबैको आल्सो कंटेन्स हार्मफुल केमिकल्स एंड दीज केमिकल्स कैन कॉज itching of eyes, nose, irritation of throat, bronchitis, severe asthma and decrease in lung function and can even cause cancer। तो जब तंबाकू जलता है, सिगरेट पीते हैं तो क्या है, धुआं निकलता है, तो उसमें क्या है, बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी आंखों को, नाक को, गले को क्या होता है, इचिंग होती है, जलन होती है, इरिटेशन होती है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ये हमारी सांस की नली होती है ना, नाक से लेकर फेफड़ों तक, तो उसको इफेक्ट हो सकता है। सीवियर अस्थमा, और फेफड़ों की फंक्शनिंग डिक्रीज हो जाती है, ये भी एडवर्सली इफेक्ट होते हैं, एंड कैंसर तक भी हो सकता है। ठीक है जी, ये सब चीजें आपने पढ़ लेनी।
आगे है जी एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस एस्बेस्टॉस इज ए ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग फाइब्रस मिनरल्स। जो मिनरल्स होते हैं हमारे, जैसे पत्थरों की क्रशिंग हो ना, तो वो पत्थर भी क्या है एक हिसाब से अपने आप में मिनरल ही है ना। हमें मिनरल मिलते हैं, मिनरल से हम धातु निकालते हैं और एलिमेंट निकालते हैं। तो ग्रुप ऑफ, एक नहीं है, ये ग्रुप है कुदरती रूप से मिलने वाले फाइब्रस मिनरल्स का। ठीक है जी। तो है ये क्या है, फाइब्रस होते हैं, फाइबर छोटे छोटे फाइबर होते हैं, इनको क्रश करो तो फाइबर बनते हैं और फाइबर हमारे सांस के द्वारा अंदर चले जाते हैं। बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, ये पढ़ो पहले, दे आर रेजिस्टेंस टू हीट एंड करोजन। तो अगर इनको गर्म करो तो भी ये खराब नहीं होते, ये जल्दी इनको करोजन मतलब इनको जंग नहीं लगता, ठीक, घिसते नहीं है। बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज asbestos is used in commercial products such as insulation and fireproofing materials. इंसुलेशन क्योंकि हीट को रेजिस्टेंट है ये, और फायर प्रूफिंग मटीरियल्स, ऐसे मटीरियल जिसको आग नहीं लगती, तो इन सब में इनका यूज हो रहा है धड़ाधड़। बाल बोर्ड मटीरियल्स में भी, ऑटोमोटिव ब्रेक्स में भी, ठीक। पर ये क्या है, हमारे अंदर जाते हैं जब, तो हमको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं ये, क्योंकि ये फाइब्रस होते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी, पेस्टिसाइड की बात करें। पेस्टिसाइड तो है ही है। दीज हार्मफुल केमिकल्स आल्सो एंटर इनटू एटमॉस्फेयर व्हाइल स्प्रेइंग एंड कैन कॉज कैंसर अमंग अदर हेल्थ हैजर्ड्स। कैंसर भी कर सकते हैं और भी कई प्रकार के हेल्थ हैजर्ड्स ये कर देते हैं। आगे बात आती है जी फ्लाई ऐश की। ऐश क्या होती है, राख, स्वाह पंजाबी में कहे तो ऐश, तो जो छोटी होती है, पतले होते छोटे छोटे कण हवा में उड़ जाते हैं। ऐश इज प्रोड्यूस्ड व्हेनेवर कंबस्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल टेक प्लेस। सॉलिड मटेरियल जलते हैं तो राख बनती है। फ्लाई ऐश इज ए ऐश, तो फ्लाई ऐश भी एक खास प्रकार की राख ही है, मतलब मटेरियल लेफ्ट आफ्टर द बर्निंग ऑफ फ्यूल। फ्यूल को जला दिया तो जो बचा वो राख है, तो फ्लाई ऐश भी एक प्रकार की राख है, पर विच राइजेस विद द गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। तो जो गैसेस के साथ और कई प्रकार की गैस के साथ हवा में उड़ जाती है। इट इज ए वेरी फाइन पाउडर। आम घास की अपेक्षा कंपैरिजन ये बहुत पतली ब्रीक होती है, फाइन पाउडर होते हैं। एंड कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन एयर। हवा में कितनी दूर दूर तक ये फैल जाते हैं। द ऐश विच डज नॉट राइज इज कॉल्ड एज बॉटम ऐश। जो उड़ गई उसे कहते हैं फ्लाई ऐश, जो नहीं उड़ती नीचे रह जाती है उसे कहते हैं बॉटम ऐश। फ्लाई ऐश कैन पोल्यूट एयर एंड वाटर। तो अगर एयर में गई, एयर को पोल्यूट कर दिया, पानी के ऊपर जम गई तो पानी को पोल्यूट कर दिया। इट कॉजेस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो हवा में जब थी, हमने सांस ली, हमारे अंदर गई, तो सांस से रिलेटेड हमको भी कई प्रकार की प्रॉब्लम कर दी। फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड एज ए बेटर फिल मटेरियल फॉर रोड्स आफ्टर मिक्सिंग विद कंक्रीट। तो कंक्रीट के साथ मिक्स करके आप इसको रोड की कंस्ट्रक्शन में भी यूज कर सकते हैं। ये भी क्या है, अच्छा एक विकल्प है। इट कैन बी यूज्ड इन सॉइल रिक्लेमेशन। अगर सॉइल की उपजाऊ शक्ति कम हो चुकी है तो वहां राख फेंक दो। आप देखना गांव में मैंने खुद देखा हुआ है कि वो चूल्हे की राख अपने क्यारियों पर, जहाँ सब्जी उगाई है खेतों में, फेंकते थे। इससे उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। फिलिंग अबंडंट माइंस, जहाँ माइंस होती है, जहाँ पर खदानें होती हैं, जहाँ से हम मिनरल्स निकालते हैं, तो आप देखना वहां से क्या है, वहां पर क्या है, गड्ढे पड़ जाते हैं। तो उन गड्ढों की पूर्ति के लिए भी आप फ्लाई ऐश को यूज कर सकते हो। इट एनहांसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड। तो जब इसको धरती पर, लैंड पर आप बिखेर दोगे ना नीचे, तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। अगर वहां पर पानी है तो वो, जैसे रेत है, रेत की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है। अगर रेत में आपने राख ऐड कर दी तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जैसे आप रेत में पानी डालो तो पानी नीचे चला जाता है। ठीक, चिकनी मिट्टी होती है, जो क्ले होती है, वो पानी को होल्ड करके रखती है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया, थैंक यू।